हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। दोस्तों हम आ चुके हैं अपने मैनेजमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम के लास्ट यूनिट 5th के ऊपर, जिसमें हम बात करेंगे मेंटेनेंस मैनेजमेंट की। अभी हम बात करते हैं यहाँ पर मेंटेनेंस मैनेजमेंट की। मेंटेनेंस मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है दोस्तों? बेसिकली हम मेंटेनेंस की बात करते हैं यहाँ पर। इस यूनिट के अंदर मेंटेनेंस की बात करेंगे, कौन कौन से टाइप के मेंटेनेंस हो सकते हैं और हमको कब कब ज़रूरत पड़ती है मेंटेनेंस करने की, क्योंकि एक मेंटेनेंस जो पार्ट होता है वो हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। और विद द हेल्प ऑफ मैन्युफैक्चरिंग मतलब मेंटेनेंस, विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर मेंटेनेंस हम अपने मशीन्स को, हम अपने टूल्स को एक अच्छा मतलब उनको सही तरीके से अगर हम उनका मेंटेनेंस को मेंटेन करेंगे तो हमारी जो प्रोडक्टिविटी होगी, प्रोडक्शन की कैपेसिटी होगी, वो बहुत ही ज़्यादा मतलब बूस्ट हो सकती है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं मेंटेनेंस मैनेजमेंट की, जिसका डेफिनेशन क्या है कि प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, शेड्यूलिंग एंड कंट्रोलिंग मेंटेनेंस एक्टिविटीज़ टू इंश्योर एसेट्स, इक्विपमेंट एंड फैसिलिटीज़ ऑपरेट्स इफ़ेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। यानी कि जो हमारी कंपनी के जितने भी टूल्स हैं, जितनी भी मशीन्स हैं, वो हमारे लिए केवल कंपनी का कोई केवल एक मशीन्स नहीं है, केवल एक टूल्स नहीं है। हम उनको एक तरीके के अपने एसेट्स के तौर पे यूज़ करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अल्टीमेटली वो हमको प्रॉफिट ला करके अर्न करके दे रहे हैं। वो सभी चीज़ें जो हमारी मशीन्स हैं वो हमको प्रॉफिट दिला रही हैं, ठीक है। वो हमारे लिए एक तरीके का प्रोडक्शन करती हैं। प्रोडक्शन करने के बाद में हम उनको अपना कस्टमर्स को बेचते हैं सामान को, और उसके बदले हमको क्या मिलता है? प्रॉफिट मिलता है। तो हम उनको ऐसा एसेट्स के तरीके उनको देखते हैं। देन इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ऑब्जेक्टिव ऑफ मेंटेनेंस मैनेजमेंट, तो इसमें इसका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि हमको मिनिमाइज डाउन टाइम, यानी कस्टमर, जैसे कि सपोज दैट कि कोई भी काम चल रहा है कंपनी के अंदर, और कंपनी में काम करते करते मान लो कोई मशीन ख़राब हो गई, कोई टूल ख़राब हो गया, उसमें कोई मल फंक्शन आ गया, तो उससे क्या हो जाता है कि डाउन टाइम ब्रेक डाउन आ जाता है। उस समय पर हम प्रोडक्शन को नहीं कर सकते, क्योंकि मशीन ही जब ख़राब पड़ी है तो हम क्या प्रोडक्शन करेंगे? तो उससे कहीं हमारी प्रोडक्टिविटी गिरती है, और जो हमारी फालतू की मैन पावर होती है वो इधर उधर फालतू में टाइम वेस्ट होता है हमारा, मतलब बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता है, बहुत सारा कॉस्ट बेकार की चली जाती है। तो ये बहुत ही इंश्योर हमको करना होता है कि कब कब मेंटेनेंस की ज़रूरत है, इसको प्रॉपर तरीके से देखना। एक्सटेंड एसेट्स लाइफ, यानी हम अपने जो भी हमारी मशीन्स हैं उनकी प्रॉपर एक लाइफ बढ़ जाती है अगर हम उनका प्रॉपर मेंटेनेंस करते हैं। इससे हम अपनी कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं, सेफ्टी को एनहेंस कर सकते हैं। अभी मैं अपने एक कंपनी की रिसेंट बात को बता रहा हूँ कि जो बॉयलर होता है वो एकदम से अचानक फट गया। उसके बाद में क्या हुआ कि एक व्यक्ति को वहाँ खड़ा था, उसको चोट आ गई, वो वहाँ पर से उसको थोड़ा सा जल गया, वहाँ उसकी स्किन बर्न हो गई। तो बाद में पता किया गया कि वो बॉयलर फटा क्यों, तो उसका रीज़न ये पता चला कि उसमें बहुत दिनों से उसका कोई मेंटेनेंस ही नहीं किया गया था, ड्यू टू विच वहाँ पर वो बॉयलर जो था वो फट गया। तो इसकी सेफ्टी भी हमारी क्या हो जाती है? एक तरीके से बढ़ जाती है। सेफ्टी के ऊपर भी हमारा क्या हो जाता है? फोकस हो सकता है। इससे हमारी रिलायबिलिटी बढ़ जाती है अपनी मशीन्स के ऊपर, एंड इफ़िशियंसी, ऑप्टिमाइज इफ़िशियंसी, मतलब हमारी इफ़िशियंसी तो बढ़ती है। इसकी हम यहाँ पर फंक्शंस की बात करें, फंक्शंस ऑफ मेंटेनेंस मैनेजमेंट, इसमें हमको क्या करना होता है कि कौन कौन से काम करने होते हैं। लेट्स से फंक्शंस की बात करें, मेंटेनेंस मैनेजमेंट में कौन से काम करने होते हैं, कौन से उसके फंक्शंस होते हैं। तो हमको प्लान करना होता है, शेड्यूल करना होता है। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस की बात करें तो हमको पहले से मेंटेनेंस को प्लान करना होता है, यानी कि कंडक्ट रेगुलर चेक्स टू प्रिवेंट इक्विपमेंट फेलर्स, यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब एक बार मशीन ख़राब हो गई तब हम उसको जा कर के सही करेंगे। तो उससे ख़राब होने से पहले या फिर उसको रेगुलर बेसिस पे उसको चेक इन करते रहते हैं, देखते रहते हैं उसको कि सही से वो काम कर दे या फिर नहीं कर दे। प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस एंड प्रिवेंटिव मेंटेनेंस उसको बोलते हैं। एंड प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस की हम बात करते हैं कि यूज़ डेटा टू एंटिसिपेट एंड प्रिवेंट इक्विपमेंट इश्यूज, यानी प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस में हम बात करते हैं कि एक तरीके के डेटा को लेते हैं, हिस्टोरिकल डेटा का यूज़ करते हैं। वहाँ पर हम देखते हैं कि कब कब हमको मशीन में मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ सकती है, उसके हिसाब से हम फिर मेंटेनेंस करते हैं। देन करेक्टिव मेंटेनेंस की बात हम तब करते हैं कि फिक्स इमीडिएट इक्विपमेंट प्रॉब्लम्स क्विकली, यानी कि जब हमारा एक बार जैसे कि कोई भी मशीन ख़राब हो गई तो उसमें हम उसके बाद में मशीन को सही करते हैं, उसमें उसका प्रॉपर मेंटेनेंस करते हैं, तो वो हमारा करेक्टिव मेंटेनेंस होता है कि उसको तुरंत सही कर देना, ठीक है। सेफ्टी एंड कंप्लायंसेस,
ये भी हमारा क्या होता है, एक फंक्शन ही होता है, फंक्शन होता है मेंटेनेंस मैनेजमेंट का, यानी कि सेफ्टी एंड कंप्लायंसेस का भी यूज़ करना। सो टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस की बात करें तो यहाँ पर हमारा क्या होता है कि ब्रेक डाउन मेंटेनेंस होता है, यानी जब हमारी मशीन कोई ख़राब हो जाती है तो उसके बाद में हम उसका प्रॉपर मेंटेनेंस करते हैं, तो हमारा ब्रेक डाउन मेंटेनेंस के अंदर आता है। नहीं, फिक्सिंग इक्विपमेंट ओनली व्हेन इट फेल्स, जब हमारा मशीन ख़राब हो जाती है तब हम उसका मेंटेनेंस कर रहे हैं, तो ब्रेक डाउन मेंटेनेंस। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस की बात हम कर रहे हैं तो शेड्यूल अपकीप टू प्रिवेंट ब्रेकडाउन, यानी हम उसमें रेगुलर बेसिस पे उसको चेक करते हैं जिससे हमारी कोई मशीन ख़राब ना हो जाए, उससे पहले ही चीज़ों को हम फिक्स करने की कोशिश करते हैं, तो वो हमारा प्रिवेंटिव मेंटेनेंस आता है। करेक्टिव मेंटेनेंस की हम बात करते हैं तो उसमें क्या होता है कि इमीडिएट रिपेयर्स आफ्टर ब्रेकडाउन, यानी जैसे मशीन कोई ख़राब हो गई तो ख़राब होने के बाद में उसमें तुरंत हम उसको किसी भी तरीके से उसका जुगाड़ लगा करके किसी भी तरीके से उसको करेक्टिव मेंटेनेंस करने की कोशिश करते हैं जिससे हमारा प्रोडक्शन का लॉस ना हो, वो चलने लगे। एंड देन इसके बाद में प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस की बात करें तो उसमें हम अपने डेटा, हिस्टोरिकल डेटा को यूज़ करते हैं जिसके बेसिस पे हम ये डिसीज़न ले सकते हैं कि कब हमको साल में, 6 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में कब हमको मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ेगी। कंडीशन बेस्ड मेंटेनेंस की हम बात करते हैं तो उसमें क्या होता है कि फिक्स्ड बेस्ड ऑन इक्विपमेंट कंडीशन, यानी कंडीशन किस तरीके की है, मशीन की कोई कंडीशन किस तरीके की है, उस चीज़ के ऊपर हम बेसिकली फोकस करके उसके मेंटेनेंस की बात करते हैं। शेड्यूल्ड मेंटेनेंस में हम बात करते हैं तो उसमें रेगुलर अपकीप टू सेट इंटरवल्स, यानी कि 3-3 महीने के अंदर या फिर 2-2 महीने के अंदर मशीन्स का चेक इन करते हैं, तो उसका हेल्थ चेकअप करते हैं, जैसे हेल्थ चेकअप करते हैं ना, उस तरीके से मशीन्स का भी चेकअप करते रहते हैं हर महीने, हर 2 महीने में, हर 3 महीने में, कि किस तरीके की हालत है मशीन की, और अगर उसकी कहीं कंडीशन दिक्कत होती है तो फिर उसका प्रॉपर मेंटेनेंस करना। सो अब देखो मेंटेनेंस इकोनॉमिक क्या बोलती है। Maintenance economic, it involves managing and minimizing the cost of maintaining equipment and facilities while ensuring they operate efficiently and reliably, यानी कि उन सभी चीज़ों की कॉस्ट को कम करना, रिड्यूस करना, जिससे कि हमारे ब्रेकडाउन की स्थिति पैदा हो जाती है और हमारा प्रोडक्शन जो होता है वो स्टॉप हो जाता है। तो उन सभी चीज़ों को रोक करके हमको प्रॉपर एक रेगुलर इंटरवल्स के अंदर हमको अपने मशीन्स को चेक करना होता है और उसकी कंडीशंस को पता करके उसका प्रॉपर मेंटेनेंस पहले से ही प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के ऊपर ज़्यादातर फोकस किया जाता है, कि ऐसा नहीं है कि जब मशीन ख़राब हो गई तब ब्रेक डाउन मेंटेनेंस के ऊपर हम फोकस करें, नहीं, हमको पहले से उसके ऊपर फोकस करना होता है। तो यहाँ पर प्रिडिक्टिव और प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के ऊपर हम ज़्यादातर फोकस करते हैं। ठीक है, इसके की पॉइंट्स क्या हो सकते हैं कि इससे हम कॉस्ट को मैनेज कर सकते हैं, एफिशिएंटली वर्क करता है, एसेट्स लॉन्गेविटी, रिलायबिलिटी हो सकती है, ऑप्टिमल रिसोर्स का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आगे हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ लाइफ साइकिल कॉस्ट एनालिसिस, दैट इंक्लूड्स द मेथड टू कैलकुलेट द टोटल कॉस्ट ऑफ ओनिंग एंड यूजिंग एन एसेट्स ओवर इट्स इंटायर लाइफ इंक्लूडिंग बाइंग, ऑपरेटिंग, मेंटेनिंग एंड डिस्पोजिंग ऑफ इट, यानी कि कोई भी चीज़ की, कोई भी तरीके की हमारी मशीन है, जब हम उसको ख़रीद करके लेके आते हैं, ख़रीदने के बाद में उसको ऑपरेट करते हैं, उसका प्रॉपर मेंटेनेंस करते हैं, और उसको कब हमको बेचना है, कब हमको उसको स्क्रैप में डालना है, इन सभी चीज़ों का पूरा एक तरीके के लाइफ साइकिल को मैनेज करना कोई भी तरीके की मशीन का, तो वो हमारे लाइफ साइकिल कॉस्ट एनालिसिस कहलाता है, कि कब हमको ये डिसीजंस लेने हैं कि कब हमको उसमें मेंटेनेंस करवाना है। जैसे सपोज दैट कि हम कोई कार खरीदते हैं ना, तो या कार खरीदते हैं, बाइक खरीदते हैं, तो पहले से हम उसका डिसीज़न ले लेते हैं कि कब हमको उसको ख़रीद करके लाना है, कितना चलाना है, कब हमको उसमें सर्विसिंग की ज़रूरत पड़ेगी, है ना, कब हमको उसकी सर्विसिंग की ज़रूरत पड़ेगी, और कब हमको उसको बेच देना है। कि मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम एकदम उसको घिसते इतना ज़्यादा चला ले कि वो सेकंड हैंड भी बिके ना, कोई उसको दोबारा यूज़ भी ना कर पाए, तो उससे पहले ही उसको बेच दो भैया, जिससे कि हमारा यानी कि कुछ कॉस्ट तो निकल के कवर हो ही जाएगी और अपना नया ख़रीद लो। तो सभी चीज़ें होती हैं ये लाइफ साइकिल कॉस्ट एनालिसिस के अंदर इंक्लूड होती हैं, जैसे मैंने अभी आपको यहाँ पर बताया
कार का एग्जांपल दिया, वैसे यहाँ पर एक और भी एग्जांपल लिखा हुआ है, आप अपने हिसाब से भी अपनी चीज़ों को यहाँ पर लिख सकते हो। अब देखो यहाँ पर TPM की बात करते हैं, टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस की बात करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है, आप लोगों को पता भी है और पूछा भी जा सकता है। तो TPM स्टैंड्स फॉर टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस, जिसमें हम बात करते हैं मैक्सिमाइजिंग द एफिशिएंसी ऑफ इक्विपमेंट, prevent breakdowns, reduce downtime and improve overall productivity। ठीक है, it involves the active participation of all employees including operations, maintenance staff and management। तो TPM जो हमारा ये वर्ड है TPM, it refers to the three words, ठीक है, टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस, प्रोडक्टिव मेंटेनेंस। तो टोटल के अंदर सभी एम्प्लॉयज़ होते हैं, कंपनी के जितने भी एम्प्लॉयज़ होते हैं वो सभी लोग रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ऐसा नहीं कि केवल मेंटेनेंस डिपार्टमेंट ही रिस्पॉन्सिबल होगा, उसमें जितने भी कंपनी के एम्प्लॉयज़ हैं सब लोग रिस्पॉन्सिबल होंगे। प्रोडक्टिव का मतलब कि उसकी सब लोग प्रोडक्टिव एंड एफिशिएंसी के ऊपर बात करेंगे, एंड मेंटेनेंस उसके मेंटेनेंस के ऊपर बात करी जाएगी। ठीक है, सो यहाँ पर पहले का क्या अप्रोच था कि ओल्ड एटीट्यूड क्या था कि ऑपरेटर क्या बोलता था, आई ऑपरेट, मैं केवल मशीन को चलाऊंगा, लेकिन जो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट वाले होंगे वो क्या बोलेंगे कि वो फिक्स करेंगे। ठीक है, ऑपरेटर क्या बोलता था कि आई ऑपरेट यू फिक्स, यानी मैं चलाऊंगा, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट वाले तुम अपना ये देखो कि कब तुमको उसको मशीन को मेंटेन करना है, किस तरीके से, उसकी मेंटेनेंस की जिम्मेदारी तुम्हारी है ना। आई ऑपरेट यू फिक्स, आई ऑपरेट यू डिज़ाइन, आई डिज़ाइन यू ऑपरेट, इस तरीके की मतलब बात बहस चलती रहती थी ओल्ड एटीट्यूड के अंदर। जब से TPM का एटीट्यूड आया तो उसमें क्या हुआ कि सभी लोग वी ऑल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर इक्विपमेंट, क्योंकि इसमें हम जो हमारा ऑपरेटर होता है नॉर्मल, क्योंकि वो मशीन को चला रहा होता है, रोज़ उसको उसकी जिम्मेदारी होती है, तो उससे बेहतर और अपने मशीन को कोई नहीं जान सकता। ठीक है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है कि केवल ऐसा नहीं कि मेंटेनेंस वाले की रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि अगर वो चला रहा है अपनी मशीन को तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपनी मशीन की प्रॉपर टेकिंग केयर करने की। जैसे सपोज कंपनी आपको लैपटॉप देती है या फिर कोई कंप्यूटर सिस्टम देती है, तो उस सिस्टम की रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब आपकी है ना, कि आप अपने प्रॉपर सिस्टम को प्रॉपर मेंटेन करके रखो, उसमें कोई भी तरीके का कोई वायरस ना आए या फिर कोई भी तरीके का उसमें हार्डवेयर सॉफ्टवेयर रिलेटेड कोई भी दिक्कत होती है तो आप अपने IT टीम को बताते हो, इन्फॉर्म करते हो। उसी तरीके से यहाँ पर कभी भी आपको कंपनी की तरफ से कोई भी मशीन मिलती है ऑपरेट करने के लिए, तो उस मशीन की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होती है। ठीक है, ये नहीं कि मेंटेनेंस वाला ही उसको देखेगा। तो यहाँ पर ऑपरेटर एंड मेंटेनेंस, इसमें क्या होता है कि वी ऑल आर मेंटेन। TPM एटीट्यूड का बोलता है कि हम सभी लोग रिस्पॉन्सिबल हैं अपनी मशीन को ऑपरेट करने के लिए, मतलब कि उसको फिक्स करने के लिए। वी ऑल आर रिस्पॉन्सिबल, हम सब अपनी मशीन्स की टेकिंग केयर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। सो ये होता है। अब देखो क्वांटिटेटिव एनालिसिस के अंदर हम बात करते हैं तो प्रोसेस ऑफ यूजिंग मैथमेटिकल एंड स्टैटिकल मेथड्स टू एवेलुएट एंड एनालाइज डेटा। क्वांटिटेटिव के अंदर हम क्या चीज़ों की बात करते हैं कि मैथमेटिकल एंड स्टैटिस्टिकल डेटा को हम यूज़ करते हैं। ठीक है, आपको पता ही होगा। वहीं क्वालिटेटिव की अगर हम बात करते हैं तो उसमें हम क्या चीज़ की बात करते हैं, क्वालिटीज़ की रिलेटेड बात करते हैं। ठीक है, ये दोस्तों यहाँ पर सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम ये सब लिखा हुआ है, इतना ज़्यादा मतलब आपसे पूछते तो नहीं है, वैसे आपको पता भी होना चाहिए कि एल्गोरिथम एन जॉब्स 2 मशीन, एन जॉब्स 3 मशीन, एक बार बता ही देता हूँ। देखो यहाँ पर टाइप 1 n jobs 2 मशीन, n job 3 मशीन, 2 job m मशीन एंड n job m मशीन। यानी इसके अंदर हम बेसिकली बात क्या करते हैं कि हमारे पास में कितने ऑपरेशंस हैं, हमारे पास में कितनी मशीन है, दो चीज़ों की बात करते हैं, कितने ऑपरेशन है, कितनी मशीन है। अब मान लो कि 2 जॉब्स हैं, 2 काम करने के लिए 2 ऑपरेशंस हैं और 2 मशीन है, तो उसमें हमारा क्या हो रहा है कि अरेंज अ सेट ऑफ n जॉब्स दैट नीड्स टू प्रोड्यूस 2 मशीन्स, जिसमें 2 काम करने के लिए मशीन्स हमको दी गई हैं और 2 ऑपरेशंस है करने के लिए, तो इससे हमारा क्या हो सकता है, टाइम अपना बच सकता है। मतलब कि एक तरीके का ये पुराना टाइप का है कि एक बार में एक काम किया जाएगा तो दूसरा मशीन उसमें क्या रहेगा, खड़ा रहेगा। तो इफिशिएंट शेड्यूल दैट रिड्यूसेस टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट ऑल जॉब्स। ठीक है, वहीं हमारे पास में जब 3 मशीनें आ गई तो इसमें क्या हो गया कि
सेट ऑफ n जॉब्स दैट नीड्स टू बी प्रोसीड ऑन 3 मशीन। ठीक है, यानी कि हमारे पास में मान लो कि कई सारी जॉब्स हैं, 3 मशीन्स मिल करके उस पूरी जॉब को करेगी। तो इसमें क्या ऑब्जेक्टिव की, तो ऑब्जेक्टिव इज़ टू डिटरमाइन द ऑप्टिमल ऑर्डर इन विच टू शेड्यूल दीज जॉब्स। जैसे कि इसमें देखो मैं आपको बताता हूँ, अभी नहीं समझ में आया होगा तो मैं आपको बताता हूँ। देखो क्या होता है कि जैसे पहले आपके पास में 2 मशीन्स थी, ठीक है, कटिंग एंड मिलिंग, 2 मान लो कि 2 ऑपरेशंस आपको करने हैं। तो पहले आप क्या करोगे, कटिंग करोगे, उसके बाद मिलिंग करोगे। तो एक ऑपरेशन आप करोगे, एक खड़ा रहेगा, या फिर 2 ऑपरेटर्स हैं, 2 मशीन्स हैं, दो ऑपरेटर हो गए, 2 मशीन्स हो गई, 2 ऑपरेशंस हो गए। ठीक है, 2 सभी चीज़ें हो गई, तो आपका प्रोसेस होने में टाइम लग रहा है। अब देखो यहाँ पर आपके पास में मान लो कि आपके पास में 3 मशीनें आ गई। ठीक है, 3 मशीनें आ गई, तो 3 मशीनों के लिए 3 ऑपरेटर्स की ज़रूरत होगी, है ना। तो आपका काम क्या हो सकता है, थोड़ा सा जल्दी हो सकता है। वहीं अगर 4, यहाँ पर देखो क्या है, 2 जॉब्स m मशीन, जब आपकी मशीन्स की संख्या ज़्यादा बढ़ जाती है तो फिर आप क्या करते हो कि आपके पास में और भी ज़्यादा कि वो मशीन्स जो होती है वो खाली नहीं रहती। जैसे मान लो 4 मशीन आपके पास में हो गई, 4 ऑपरेटर्स हो गए, एक ये कर रहा है, तब तक वो कोई दूसरा कर रहा है, वो दूसरा कर रहा है, वो दूसरा कर रहा है काम, है ना। तो ये 4 तरीके की अलग अलग मशीन्स हो गई और चारों अपने अपने काम में बिजी रहती हैं। तो इसमें आपका मतलब कोई मशीन खाली खड़ी नहीं रहती है, एक साथ सब अपनी वर्किंग करते रहते हैं। तो ये सभी चीज़ें होती हैं। तो ये बेसिकली बात करते हैं, तो यहाँ पर इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं है। इक्विपमेंट रिप्लेसमेंट की अगर हम बात करें तो हमको ये डिसीज़न लेना होता है कि कब हमको अपने इक्विपमेंट को रिप्लेस करना है, इसका डिसीज़न लेना कि कब हमारा जो इक्विपमेंट है उसको रिप्लेस कर देना चाहिए। तो इट इन्वॉल्व्स डिटरमाइनिंग द ऑप्टिमल टाइम टू रिप्लेस मशीनरी और इक्विपमेंट टू मिनिमाइजिंग एफिशिएंसी, मैक्सिमाइजिंग एफिशिएंसी, मिनिमाइजिंग कॉस्ट एंड मेंटेनिंग प्रोडक्टिविटी। हमको ये डिसीजन कब लेना चाहिए, जैसे हमको एक कार है ना, इसको हम डिसीजन ले लेते हैं ना कि कब हमको इसको खरीदना है, कब हमको बेचना है। मान लो इतने किलोमीटर चल चुकी है ये, तो चलो अब इसको बेच करके दूसरी नई कार खरीद लेते हैं। तो ये हमारी क्या हो गई, यानी कि हमने प्रॉपर डिसीजन ले लिया, हमको पता चल गया है ना कि कब हमको खरीदना है, कब बेचना है, यानी कब हमको अपने मशीन्स को रिप्लेस कर देना, जिससे हम कम से कम हमारा कॉस्ट रिड्यूस हो, मिनिमाइज कॉस्ट, हमारी कम से कम लागत आए, कम से कम हमारी मतलब अपनी प्रोडक्टिविटी को भी मेंटेन रखना पड़े, हमारा ब्रेक डाउन भी ना हो और हमारी इफ़िशियंसी भी मेंटेन रहे। तो ये हमको डिसीज़न लेना होता है कि कब हमको अपने मशीन्स को, अपने टूल्स को रिप्लेस करने की ज़रूरत है या फिर मेंटेनेंस की ज़रूरत है। उसमें हमारे की फैक्टर्स बहुत सारे होते हैं। एज ऑफ इक्विपमेंट, कब हमारा कितने ओल्ड के, कितने समय के इक्विपमेंट हो गए, कब हमको उनको रिप्लेस करना है। उसमें मेंटेनेंस की कॉस्ट कितनी आ चुकी है, कितने बार हम उसको रिपेयर करवा चुके, सही करवा चुके, ऑपरेशनल इफ़िशिएंसी, डाउन टाइम कितना हो चुका, टेक्नोलॉजी कॉस्ट, कंप्रेशन, ये सभी चीज़ें आपका कंपैरिजन, सभी चीज़ें आती हैं। इसमें एक छोटा सा मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ जिससे आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए कि आपको कब अपना इक्विपमेंट को रिप्लेस करने का डिसीजन लेना चाहिए। जैसे मान लो कि मेरे पास में एक लैपटॉप है, ठीक है। अब उस लैपटॉप से मैं क्या करता हूँ, वीडियोस को रिकॉर्ड करता हूँ, अपने अलग जो भी काम होते हैं उन सभी चीज़ों को करता हूँ, है ना। तो अब हमको क्या करना है कि मान लो 2 साल 3 साल तक हमारे लैपटॉप ने सही काम किया, उसके बाद में वो कुछ ख़राब हो गया, उसमें हार्डवेयर रिलेटेड, सॉफ्टवेयर रिलेटेड कोई दिक्कत आ गई। तो अब मान लो कि हमने 10,000 रुपये उसमें लगा करके अपना लैपटॉप फिर से रिपेयर करवाया, फिर से सही करवा दिया। अब फिर से उसमें कोई आईसी मान लो दिक्कत आ गई, कुछ और दिक्कत आ गई, 2,000 रुपये फिर दिए। फिर उसके बाद में फिर कोई उसमें बैटरी में दिक्कत हो गई, फिर से हमने 3,000 रुपये दे करके उसकी बैटरी सही करवा दी। तो इस तरीके से हमने देखा कि इतने बार हमने सारी चीज़ों को सही करवा दिया, फिर से उसकी मान लो आईसी चली गई। तो अब हमको उसके बाद में मान लो हम फिर से 2,000 रुपये की आईसी दे करके अब हमको ये डिसीज़न लेना होगा कि इसको चलो हमको लैपटॉप को रिप्लेस कर देना है, क्योंकि कई बार ये हमने अपना सही करवा लिया है, कई बार हमने अपनी इसकी मेंटेनेंस की कॉस्ट दे चुके हैं, अब हम इसको 3-4 साल से 5 साल से यूज़ भी कर रहे हैं, तो अब चलो इसको रिप्लेस कर लेते हैं। तो हमारा ये जो डिसीज़न होगा वो हमारे लिए बेनिफिशियल साबित होगा। ये नहीं कि हम उसको बार बार सही करवा रहे हैं, 8-10 साल तक की उसको चलाते चले जा रहे हैं। तो उससे क्या होगा कि हमारा एक ऐसा टाइम आएगा जब उसको कोई सेकंड हैंड भी ख़रीदने के लिए लायक नहीं रहेगा, और हमारा जो मतलब प्रोडक्टिविटी का अलग लॉस होगा। बार बार हमको दुकान के बाद चक्कर लगाने पड़ेंगे, सही कर दो भैया, सही कर दो, सही करवाने के लिए ना। तो ये सभी चीज़ें हो सकती हैं। इसी तरीके से आपका मशीन्स वगैरह का होता है।
इकोनॉमिक सर्विस लाइफ, यही सर्विस लाइफ यही चीज़ बताती है कि प्रोवाइड व्हेन इक्विपमेंट कॉस्ट इफेक्टिव टू यूज़ बिफोर इट बिकम्स टू एक्सपेंसिव टू मेंटेन। कब इसको हमको मेंटेन करना काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है, उससे पहले ये डिसीज़न लेना कि हमको कब इसको रिप्लेस करना है भैया, है ना। जब हमारी आज जो लैपटॉप था वो 4-5 बार ख़राब हो चुका और बाद में फिर आईसी ख़राब होने से पहले अगर हमने इसका डिसीज़न ले लिया कि 2000 रुपये हमको फिर से खर्च करने की बजाय हमने इससे पहले डिसीज़न ले लिया होता कि हमको ये लैपटॉप को बेच करके दूसरा अपना नया लैपटॉप ख़रीदना है, तो वो हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल डिसीज़न होता। ठीक है, तो ये हमारा होता है। इसमें कई सारे एग्जांपल्स आप अपने हिसाब से कोड भी कर सकते हो, ये पूरा सब लिखा हुआ है। अच्छा, अगर आपको पीडीएफ पीपीटी चाहिए हो तो डिटेल में थोड़ा पढ़ना हो तो आप व्हाट्सअप कर सकते हो। कुछ रुपीज़ के यहाँ पर कुछ मैंने एडिशनल चार्जेस लगा करके रखे हुए हैं, उसके थ्रू आप अपना ले सकते हो पीपीटी पीडीएफ जो भी है अपना पढ़ सकते हो ये सारे नोट्स के थ्रू। सो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड सेक्रीफाइसिंग कॉस्ट, अब इसको भी कई बार पूछ लिया जाता है। तो देखो, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आप लोगों ने पढ़ा था जब आप लोगों ने मैनेजरल इकोनॉमिक्स ये सब्जेक्ट पढ़ा था अपने फर्स्ट यूनिट के अंदर, तो उसको पढ़ा था। बट एक बार फिर से मैं बता देता हूँ। देखो, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के अंदर क्या होता है, लेट्स से आपके पास में कई सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती है। जैसे एक समय में आप क्या कर सकते हो कि आपके पास में तीन जॉब के ऑफर्स आए। एक में क्या है कि 10,000 रुपये मिल रहे हैं, वो आपके घर के पास है। एक में 20,000 रुपये मिल रहे हैं, वो आपके घर से दूर है थोड़ा। और एक में आपको 25,000 रुपये मिल रहे हैं, वो आपके घर के दूर बहुत ज़्यादा दूर है। तो इस तीनों ऑप्शंस में से आपको एक चूज़ करना पड़ता है। आपने मान लो कि एक 10,000 रुपये वाली जॉब को चूज़ किया। आपने बोला कि मैं अपने घर के पास ही रहूँगा और मैं 10,000 रुपये में नौकरी कर लूँगा। ठीक है, क्योंकि आपने इस चीज़ को चूज़ कर लिया। तो आपने इन दोनों चीज़ों को क्या किया, हटा दिया है ना। तो इसमें आपका सेकंड ऑप्शन ये हो सकता था, आप इसको 20,000 वाली जॉब को चूज़ कर सकते थे। तो आपने इसको हटा दिया। तो आपके लिए क्या होगी, ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी। जो आपने बेस्ट अल्टरनेटिव उसका आपने जो छोड़ दिया है वो आपकी क्या होगी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाएगी। तो व्हाट यू गिव अप, इसका सिंपली मतलब क्या होता है कि जो आप छोड़ दो बाय चूजिंग वन ऑप्शंस इंस्टेड ऑफ अनदर, इट्स द वैल्यू ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव व्हेन अ डिसीजन इज मेड। यानी कि अगर आपके पास में ये डिसीजन ना होता तो आप ये डिसीजन को ही चूज़ करते हैं ना। 10,000 रुपये वाली जॉब को आप चूज़ कर लिया आपने, ठीक है। 20,000 वाली जॉब को आपने क्या किया, उसको थोड़ा सा होल्ड करके रखा। 30,000 वाली जॉब को आपने क्या बोल दिया कि तो बहुत घर के दूर है, तो इसको हमको करना ही नहीं है। 20,000 वाली जॉब को आप करना चाहते थे लेकिन थोड़ा सा वो घर से दूर थी, लेकिन आपने चूज़ किसको किया, 10,000 वाली को, क्योंकि वो एकदम आपके घर के नज़दीक है, करीब है। तो आपने क्या छोड़ा, आपने 20,000 वाले को छोड़ दिया है ना। तो ये आपकी 20,000 रुपये वाली जो जॉब होगी वो क्या कहलाएगी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाएगी। ठीक है, तो उसको ही जो आपका बेस्ट अल्टरनेटिव होता है वो आपने क्या कर दिया, छोड़ दिया, है ना, वो आपने गिव अप कर दिया। तो व्हाट यू गिव अप बाय चूजिंग वन ऑप्शन इंस्टेड ऑफ अनदर, दैट इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इसमें मैंने आपको एग्जांपल बता दिया, आप लिख सकते हो। स्क्रैप एंड स्क्रैप मैनेजमेंट, सेक्रीफाइस, अच्छा इसको ही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को सेक्रीफाइसिंग कॉस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। अब देखो यहाँ पर स्क्रैप एंड स्क्रैप मैनेजमेंट, स्क्रैप का सिंपली मतलब क्या होता है, जो कि आपका वेस्ट, मतलब कि एक तरीके का वेस्ट हो गया। जो आपने मान लो कि कोई टॉयज़ बनाए, अभी हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था ना कि 400 टॉयज़ 300 टॉयज़ जो भी हमने बनाए थे एक दिन के अंदर, तो उसमें से मान लो कि इतने हमारे जो भी इतने टॉयज़ थे तो उसमें से हमारे इतने डिफेक्टिव निकल गए, मान लो 10 पीस डिफेक्टिव निकल गए। तो अब उसको रिवर्क करने की बजाय उसको हम क्या कर देते हैं, स्क्रैप कर देते हैं। तो स्क्रैप का मतलब सिंपली क्या होता है कि मटेरियल्स और प्रोडक्ट दैट आर अनयूजेबल, यानी कि जिसको आप नो लॉन्गर नीडेड इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन प्रोसेस, जिसका आप यूज़ आगे नहीं करोगे, तो वो क्या हो गया, हमारे लिए स्क्रैप हो गया। डिफेक्ट्स और डैमेज और एनी ऑब्सोलेंस, यानी कि किसी भी कारण की वजह से जो भी हमारे कोई भी ऐसे पार्ट्स जो कि रिजेक्ट हो गए हैं, डिफेक्टिव हैं या डैमेज हो गए हैं, तो अब हम उनको मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में यूज़ नहीं करेंगे, वही हमारे क्या होते हैं, स्क्रैप हम उनको बोलते हैं। तो अब उसका प्रॉपर मैनेजमेंट भी करना होता है, क्योंकि अगर हम उस स्क्रैप का प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं करेंगे तो उससे भी हमारी दिक्कतें बढ़ सकती हैं। तो सिस्टमेटिक हैंडलिंग, कंट्रोल एंड डिस्पोजल ऑफ स्क्रैप मटेरियल टू मिनिमाइजिंग वेस्ट, है ना।
रिकवर वैल्यू वेयर पॉसिबल एंड मेंटेनिंग इफ़िशियंसी इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। तो इसमें हम इन चीज़ों के ऊपर फोकस कर सकते हैं कि कितना कम से कम हम डिफेक्ट्स को जनरेट करें, और अगर मान लो डिफेक्ट हो भी गया है तो हम उससे कुछ वैल्यू को ऐड कर लें। यानी जो जंक डीलर जो हमारे कबाड़ वाले होते हैं तो उनके साथ में पैचअप बना करके रखें, जिससे कि वो हमको एक अच्छी कॉस्ट के अंदर जो स्क्रैप है वो हमारा ले करके चले जाएं। तो उसको ही हम क्या बोल रहे हैं, स्क्रैप का प्रॉपर मैनेजमेंट, जिससे कि हम कम से कम हमारा मतलब कॉस्ट आए, उसका जो स्क्रैप को मैनेज करने की कॉस्ट होती है वो कम से कम आए। ये नहीं कि कूड़ा करकट की तरीके इधर उधर स्क्रैप घूम रहा बचा हुआ। इसका इंपॉर्टेंस दोस्तों बहुत है। इससे हम अपनी कॉस्ट को सेव कर सकते हैं, कम से कम कॉस्ट सेव कर सकते हैं, इन्वायरमेंट के इम्पैक्ट को रोक सकते हैं, रिसोर्स की एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं, प्रोसेस की एफिशिएंसी को मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है। सरप्लस, यहाँ पर कुछ यहाँ पर वर्ड्स यूज़ होते हैं। सरप्लस जिसमें अतिरिक्त बचा कुचा, जिसको सरप्लस ऑब्सोलिटी यानी कि आउटडेटेड, जो आपका पुराना है, ठीक है, या आउट ऑफ डेट, आउट ऑफ यूज़, ठीक है। सैल्वेज, ठीक है, नुकसान होने से बचना, सैल्वेज। तो ये कुछ एक मतलब ऐसे ही है, मैंने लिख करके रखा हुआ था अपने नॉलेज के लिए। बाकी यहाँ पर इसके पूरे एक डेफिनेशंस लिखे हुए हैं। अभी हमारे पास में काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो मेंटेनेंस डॉक्यूमेंट्स के अंदर हम चीज़ों की बात करते हैं जो कि हमारे पास में रिकॉर्ड्स होने चाहिए, मैनुअल रिपोर्ट्स होने चाहिए, लॉग्स होने चाहिए, जिसके थ्रू हम ये चीज़ों को पता कर सकते हैं कि कब हमको कहाँ पर कौन सी मशीन की मेंटेनेंस की ज़रूरत है। ठीक है। डॉक्यूमेंट्स मेंटेनेंस एक्टिविटीज़ एंड प्रोसीजर्स विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, कब हमको कहाँ पर ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये डॉक्यूमेंट्स से हम क्या थ्रू कर सकते हैं, एफिशिएंसी को बूस्ट कर सकते हैं, अकाउंटेबिलिटी, डिसीजन मेकिंग, ऑडिट में ये हमारे डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वो यूज़ करने के लिए यूज़ होते हैं। मेंटेनेंस डिपार्टमेंट वाले मतलब बेसिकली इसको मैनेज करते हैं। तो एग्जांपल ऑफ मेंटेनेंस डॉक्यूमेंटेशन, इसमें हम बहुत सारे अलग अलग डॉक्यूमेंट्स को यूज़ करते हैं, जैसे मेंटेनेंस लॉग हो गया, वर्क ऑर्डर हो गया, इक्विपमेंट मैनुअल्स हो गए, इंस्पेक्शंस रिपोर्ट हो गई कि कब हमने कहाँ पर कौन सी मशीन को सही करना है ना, कितने टाइम ड्यूरेशन के अंदर सही करना है, सभी चीज़ें होती हैं। इससे हमारे बहुत सारे बेनिफिट्स हो सकते हैं कि हमको हिस्टोरिकल डेटा हमको पता होता है, प्लानिंग का पता होता है कि कब कहाँ पर कौन सी मेंटेनेंस करना है, रिसोर्सेज को प्रॉपर ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं, कंप्लायंसेस को मेंटेन कर सकते हैं, ऑडिट्स में हमारे बहुत सारे काम बन सकते हैं, ऑडिट्स को हम क्लियर कर सकते हैं, ट्रेनिंग, कॉस्ट कंट्रोल, सेफ्टी फॉर वर्कर्स, मतलब अपने वर्कर्स की सेफ्टी को मैनेज कर सकते हैं, एंड देन प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कर सकते हैं। MIS मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, जो आपको पता है कि गैदर एंड प्रोसेस डेटा टू प्रोवाइड मैनेजर्स विद इंफॉर्मेशन नीडेड फॉर डिसीजन मेकिंग। यानी MIS का यूज़ आपको पता है कि कंप्यूटराइज्ड सिस्टम दैट प्रोवाइड्स मैनेजर्स एंड डिसीजन मेकिंग with timely and relevant information to support decision making process के लिए हम MIS का यूज़ करते हैं। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम कंपोनेंट्स इसके क्या क्या हो सकते हैं, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा एंड पीपल। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है, तो इसको आप अच्छे से पढ़ लो, कुछ खास बताने वाला नहीं है। आपको पता है MIS मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के ऊपर एक पूरा सब्जेक्ट था लास्ट सेमेस्टर में, सेकेंड सेमेस्टर में, तो आप लोगों ने पढ़ाई है उसमें, तो इसमें आपको पता भी होगा सारी चीज़ें यहाँ पर वैसे लिखी हुई हैं कि 4 किसके कंपोनेंट्स होते हैं। इसका पर्पज़ ये हो सकता है कि अपनी डेटा को प्रॉपर इंफॉर्मेशन को प्रॉपर मैनेज करना, डिसीजन सपोर्टिव सिस्टम के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, परफॉर्मेंस की मॉनिटरिंग एंड के लिए यूज़ कर सकते हैं, रिपोर्टिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके बेनिफिट्स की बात करें तो एफिशिएंसी, एक्यूरेसी, इंटीग्रेशन, स्ट्रेटजिक प्लानिंग एंड कम्पिटिटिव एडवांटेज के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसी तरीके से हमारा यहाँ पर यूनिट 5 भी ख़त्म हो गया। थैंक यू की स्लाइड आ चुकी है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों, थैंक यू वंस अगेन। आप लोगों को सारी चीज़ें आप लोगों ने अच्छे से पढ़ी, सही से आपने किया।
प्लीज़ अगर आप लोगों को वीडियोस पसंद आया कर तो उसको लाइक ज़रूर किया करो। चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में भले ही आपका जो सेमेस्टर्स एग्ज़ाम है वो ख़त्म हो चुके हों, बट आगे आने वाले टाइम में बहुत कुछ अच्छा एक चीज़ों का प्लान कर रहा हूँ जो कि आपके लिए में भी बेनिफिशियल हो, आपके जो प्रोफेशनल करियर के लिए। तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि हम आपस में हमेशा कनेक्टेड रहें, और जब भी कभी भी कोई मैं कुछ नया इनोवेटिव चीज़ पोस्ट करूं तो आपके साथ में कनेक्ट हो सकूं। ठीक है, तो यही है दोस्तों। थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी। आप बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स, आपके जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उसके लिए। थैंक यू वंस अगैन।